जिससे हर आदमी को सुख सुविधाएं और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल जाए। और उसमें आरक्षण का प्रावधान भी हो कि हर जाति वर्ग के लोगों को भी मौका मिल जाए, वो भी आ जाए, जिससे कि वो अपनी बात पार्लियामेंट में असेंबली में रख सके। फिर ये और बढ़ावा हुआ 1952 में, जब पंचायत राज आया। यही सरकारें छोटी होकर गांव में बनने लगी, गांव में प्रधान बनने लगा, नगर पालिका नगर पंचायत में चेयरमैन बनने लगे, पार्षद सभासद बनने लगे। उनका उद्देश्य ये था कि जो विकास का कार्य, जो सुख सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच रही, वो कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए समितियां बन जाए। इस प्रस्ताव के साथ आया और बाबा साहब अम्बेडकर पे विश्वास था कि जो हजारों साल की गुलामी, चाहे वो गरीबी के रूप में हो, चाहे वो छुआछूत के रूप में, चाहे बेबसी के रूप में हो, चाहे महिलाओं के साथ अन्याय के रूप में हो, चाहे किसानों की समस्या के रूप में हो, चाहे अच्छे मकान ना होने के कारण हो, चाहे अच्छे रोजगार ना होने के कारण हो, चाहे जमीन ना होने के कारण हो, ये सारी गैर बराबरी, ये सारे दुख हम लोग एक दिन में खत्म कर सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है जिनका वोट होगा उनका राज। आज हम पे वोट है लेकिन राज हमारा नहीं है। जिनका राज नहीं होता, काशीराम साहब कहते हैं, उनकी बहन बेटियों को अन्याय अत्याचार सहना पड़ता है, उनका अपमान होता है, उनके घर भी जला जाता है, उनकी जमीन भी लूटी जाती है, उनको बेइज्जत भी किया जाता है, उनके अधिकार भी छीन ले जाते हैं और वो कुछ कर भी नहीं पाते। जैसे आज की सरकार है, आप अपने अधिकारों के लिए बात रखने जाओगे तो सरकार के सारे में पुलिस आपको 2-2 लाठी मार के एक मुकदमा आपके खिलाफ कर देगी। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। कई पत्रकार मैंने देखे मीडिया के, यहाँ तो हमारे जिले के स्तर के पत्रकार है, वो हमारे दिल्ली वाले पत्रकार मुझसे कहते रहते, भाई चंद्रशेखर भाई ये हमारा मामला भी उठा दो, तो मैं उनसे कहता मैं चलो उठा दूंगा। वो कहते हैं भाई हमें बहुत सारे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, बड़े बड़े चैनल से दूसरे चैनल में चले गए। कुछ लोगों ने ऐसा माइक पकड़ लिया कि भाई जमीन बेच के सौदा नहीं कर पाएंगे। अभी कई सारे एनडीटीवी के और तमाम पत्रकार ने छोड़ा, कहा भाई ये तो गलत काम करवा रहे हैं, हम गलत काम नहीं करेंगे। तो इस तरह की स्थिति देश में आ गई है। और आज तो स्थिति ऐसी है कि आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे, गरीबी पे, बेबसी पे, अधिकारों पे कोई बात नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप ये बात करोगे तभी भाजपा के लोग, जिनकी सरकार है, क्योंकि अगर कुछ कोई सवाल आपका जवाब ना देना हो तो सीधे धर्म की बात करने लग जाओ। जब भी आप अधिकारों की बात करोगे वो एकदम से कहेंगे आप धर्म विरोधी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई आप कौन होते धर्म का ज्ञान देने वाले? धर्म आदमी का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। यहाँ बैठे अनेक धर्मों के लोग हो सकते हैं, इस मंच पे भी अनेक धर्मों के लोग हो सकते हैं। वो किसी धर्म को माने, कोई राम में आस्था रखे, कोई कृष्ण में आस्था रखे, कोई बुद्ध में आस्था रखे, कोई खुदा में आस्था रखे, कोई जीसस में आस्था रखे, कोई वाहिगुरु में आस्था रखे। ये उनका अपना धर्म है, जिसको आप छीन नहीं सकते। तो आप इसमें पाबंदी भी लगा सकते। यही तो भारतीय संविधान देता है। जैसे मैंने जो प्रस्तावना आपको पढ़ के सुनाई, अगर आपने उसको समझा हो, उसका एक एक शब्द जो है इस देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा करता है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जैसे संविधान कहता है कि उपासना की स्वतंत्रता, कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता है। वो अपनी पूजा पाठ कैसे करे, चाहे कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ के करे, चाहे कोई मंदिर में जाके अपना धार्मिक पाठ करके करे, चाहे वो चर्च में जाके अपने जो वहां के उनके ईश्वर खुदा है जीसस को याद करके करे। ये आजादी संविधान देता है, अवसर की समता देता है कि चाहे वो किसान का बेटा हो या राष्ट्रपति का, उसको भी अवसर की क्षमता है। लेकिन पिछले कुछ समय में निजीकरण बढ़ा, बड़े बड़े स्कूल खड़े हो गए जिसकी फीस 5,000 रुपए, आपके यहाँ भी होगा कोई, आपके आसपास 5,000 रुपए फीस है, 10,000 रुपए फीस है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े हो गए जिनकी बड़ी बड़ी फीस है। अगर सिर्फ सांस का चेक कराने चले जाओगे तो 10,000 रुपए का बिल आ जाएगा, पर्चा लेके चले जाओगे तो 500 रुपए का बिल आएगा, पर्चा देखने का लेते हैं। असल हुआ क्या है देश में कि पिछली सरकारों ने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया और वो ये सोचते हैं कि गरीब, अगर गरीब पढ़ लिख जाएगा, अपने अधिकारों को जान लेगा तो फिर वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। आप एक गजब की बात देखो, भारत में सारी चीज होती है भारत में, लेकिन व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं बताए जाते कि उसके अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है, और ये भी नहीं बताया जाता कि उसके मौलिक कर्तव्य क्या है। किन कर्तव्य का निर्वहन उसको करना ही करना है, और ये भी नहीं बताया जाता कि उसके क्या मौलिक अधिकार है। जो बात मैंने आपको बताई, आप में से बैठे 90% लोग नहीं जानते होंगे कि इस देश में आपके मौलिक अधिकार क्या है। नागरिक शास्त्र के उसमें पढ़ाते थे, उसके बाद कहीं पढ़ाते नहीं, ना ही देश के संविधान को पढ़ाते। जिस देश में हर चीज संविधान में चल रही है, उस देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी नहीं कि उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनका क्षेत्र क्या है, उनकी उपलब्धि क्या है, उनका संरक्षण क्या है। पुलिस जिसे चाहे
बिना एफआईआर के अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि लोग अपने अधिकारों से जागरूक नहीं है। जिन धाराओं में गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती, जो बेलेबल ऑफेंस है उनमें पुलिस गिरफ्तार करके थाने बिठा देती है। 24 घंटे के अंदर चालान करना पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, 4-4 दिन बिठा के रखती है। वही ताकतवर व्यक्ति हत्या करके रेप करके भी 6-6 महीने भी नहीं मिलता, उसको कुछ कहते नहीं है। लेकिन गरीब व्यक्ति अगर कोई अपराध हो जाए तो उसकी बहन को पकड़ के लाएंगे, माँ को पकड़ के लाएंगे, जीजा को पकड़ के लाएंगे, भाई को पकड़ के लाएंगे बिना किसी कानून के, और लाके बंद कर देंगे और अपमानित भी करेंगे। आपने देखा अभी एक घटना मैंने सुनी थी, कहाँ की थी वो, चित्रकूट वाले रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा, होती है ना नाराजगी, अपने परिवार से नाराज होकर चला गया स्टेशन पे, और पुलिस ने पकड़ लिया। और पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या किया कि उसको लाके जीआरपी के थाने बंद कर दिया। फिर उसका भाई उसके मामा देखने आए ढूंढने, तो उनको भी लाके बंद कर दिया। बाद में उनसे पूछा कि कौन जात हो, तो क्योंकि हमारे यहाँ जैसे सैनिटर वर्मा लगाते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को बहुत सारे गोत्र है, कोई वर्मा लगाता है, कोई कौशिक लगाता है, कोई द्विवेदी लगाता है, कोई कुछ लगाता है। तो उन्होंने कहा, उसके मामा ने कहा साहब हम फलाने वर्मा है, उन्होंने कहा वो तो रविदास है और तुम वर्मा साहब बेवकूफ बना रहे हो। तो इतना पीटा कि हाथ पैर तोड़ दिए। तो मैंने उनसे पूछा भाई अधिकारियों से, भाई ऐसा क्यों किया, तो जवाब नहीं। मैंने 6 दिन हो गए जब मुझे घटना का पता लगा तो मैंने उनसे सवाल किए, एक सीओ थे वहां डीएसपी, मैंने कहा भाई ये तो बताओ क्या कर रहे हो, कह रहे जांच कर रहे हैं जांच। मैंने कहा ये बताओ बिना एफआईआर लिखे कौन सी जांच कर रहे हैं, तो कह रहे एसपी साहब ने कहा। मैंने कौन से एसपी साहब, कह रहे जीआरपी के एसपी। मैंने कहा बताओ, उनके हाथ टूटे हुए, बोले हाँ। उनको चोट लगी, बोले हाँ। तो मैंने कहा कोई भूत आके करके ये सारे काम, भाई किसने घटना तो की है ना, तो एफआईआर लिखो तभी तो जांच करोगे। तो कहा ठीक है जी, फिर शाम तक एफआईआर लिख दी है। क्यों लिख दी एफआईआर, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में भीम आर्मी के लोगों ने अपने संघर्ष से अपना दम पैदा किया, और वो एक ऐसा दम है कि जैसे पता लगता है कि भीम आर्मी के लोग हैं तो अधिकारियों को करंट सा लगता है। मन में तो उनके बहुत रिस्पेक्ट नहीं होती आपके लिए, लेकिन एक करंट सा लगता है कि एक ऐसी ताकत आएगी जिसका कोई पता नहीं क्या करे, इसलिए वो भीम आर्मी का नाम सुनते ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जो आदमी कल थाने के बाहर नहीं खड़ा हो सकता था, उस संगठन का वर्कर, एसएचओ, सीओ, इंस्पेक्टर, एसआई, एडिशनल एसपी, एसपी से आंख में आंख मिला के बात करके अपनी बात रखते हैं। तो ये बात उनको समझ नहीं आती कि इतनी ताकत कहां से आती है। वो सोचते हैं ताकत चंद्रशेखर आजाद देता है, उनको नहीं पता ये सारी ताकत जो है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। इसलिए वो चंद्रशेखर आजाद से डरते हैं। चंद्रशेखर आजाद से उनको डरने की जरूरत नहीं, उनको डरने की जरूरत है भारतीय संविधान। अब मैं आपको और आगे बढ़ाता हूं। मैं लंबे समय से सोच रहा हूं कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। अगर हम ताकत में भी आ जाए तो कैसी व्यवस्था बनाएं। अब इस बात को जाके आपको लोगों को बतानी, बताओगे नहीं बताओगे, पहले बताओ कैसी व्यवस्था। जैसे सोचो आज हम ताकत में आ गए तो हम क्या करेंगे, जैसे दूसरी सरकारों ने किया ऐसा ही करेंगे या कुछ नया करके दिखाएंगे। वो नया क्या होगा, इस पे गौर करो। नया ये होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित मनुष्य, आदमी के आंखें खुलने के बाद उसके पास पहला जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है ज्ञान। तो हम ये करेंगे कि चाहे पटवारी का बेटा हो, सेक्रेटरी का बेटा हो, बीडीओ का बेटा हो, एडीओ का बेटा हो, एसएसपी का बेटा हो, डीएम का बेटा हो, तहसीलदार का बेटा हो, कानूनगो का बेटा हो, बेटी हो, एसएचओ, इंस्पेक्टर, तमाम जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन है उनके जितने भी अधिकारी कर्मचारी है, नीचे से लेकर चोटी तक के, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, मुख्य सचिव हो, अनुसचिव हो, अपर सचिव हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का चांसलर हो, उन सब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। चाहे वो मुख्यमंत्री जी का बच्चा हो, राज्यपाल का बच्चा हो, चाहे मंत्री का हो, विधायक का हो, सभासद का हो, पार्षद का हो, चेयरमैन का हो, प्रधान का हो, जितनी भी छोटी से छोटी इकाई है लोकतंत्र की, जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हम दूसरों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं, उन सब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना। वो कहते हैं हमने गरीबों के बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं की है, तो भाई
जब तुमने इतनी अच्छी सुविधा की तो अपने बच्चों को वही पढ़ाओ। जो आपने जनता के लिए किया है उसका लाभ आप अपने बच्चों को भी दो। ऐसा क्यों कि भाई आप गरीबों के बच्चे उनमें पढ़ेंगे और आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे? मैं ये मानता हूं कि जब अमीरों के, ताकतवर लोगों के, बिजनेसमैन लोगों के, पैसे वाले लोगों के, जिनको सरकार ने छूट दी है, उनको जो सरकारी सिस्टम का लाभ दे रहे हैं, उनको अगर सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ेंगे तो फिर सरकारी स्कूलों में सुविधा और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई होगी। अब आप ये भी महसूस करो कि आज 5,000 रुपए देके आपको अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाना पड़ता है, आपके पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे? वही शिक्षा जब आपको सरकारी स्कूल में कम पैसे मिलेगी तो आपका फायदा होगा, नुकसान होगा? और जब जितने प्राइवेट स्कूल खुले, जितने टीचर्स आप चेक करके देखो, आपके जिले में कम से कम होंगे 10 से 20,000 टीचर। जब ये सारे सरकारी स्कूलों में चल जाएंगे तो सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ेगी कम होगी? और टीचरों की संख्या, अध्यापकों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? क्लर्क से लेकर सारी नियुक्तियां चपरासी में सारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो सरकारी नौकरियां भी बढ़ेंगी। फिर ऐसे ही नेताजी से लेके और नेताजी विधायक अधिकारियों के जो बेटे बच्चे हैं, वो भी, उनको भी